हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज हम एनालाइज करने वाले हैं एक कंपनी के रिजल्ट को जिसका नाम है CDSL। पहले तो ये जान लें कि कंपनी करती क्या है, फिर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को भी देखेंगे, फिर देखेंगे कि भाई क्यों सब कह रहे हैं कि रिजल्ट बड़ा नेगेटिव है, बड़ा नेगेटिव है। ओहो, मतलब ऐसे उदास हुए पड़े हैं लोग कि ओहो बड़ा नेगेटिव है। एक्चुअल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारी फॉल्स होप्स। क्या फॉल्स होप्स मतलब, हम अपने आप को कहते तो इन्वेस्टर हैं और हम इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, बट हम स्टॉक मार्केट को स्टॉक मार्केट ना समझ के उसे समझते हैं कैसीनो। कि जब मैंने इन्वेस्टमेंट की तो ये स्टॉक मार्केट का कर्तव्य बनता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट को केवल ऊपर लेके जाए, नीचे मत लेके आए। हम इन फॉल्स होप पे जीते हैं जिस वजह से हम इन्वेस्टर एक अच्छे इन्वेस्टर कभी नहीं कहला पाते। मैंने आपको लास्ट क्लिपिंग के अंदर भी बताया था कि अगर मैं बात करूं वैरेन बफे की, तो उनका भी ईयरली रिटर्न कितना है, 19.7% का। CAGR हर साल का 19.7% है। 19.7% का मतलब क्या होता है कि कुछ शेयर ऐसे होंगे जिनमें उन्होंने साल में 50% कमाया होगा और कुछ शेयर ऐसे भी होंगे जिनमें वो नेगेटिव रहे होंगे। गेटिंग इट। तो फिर यानी कि वैरेन बफे जैसे लोग भी अगर ऐसा हो कर सकते हैं, उनका भी शायद रिटर्न कईयों का जीरो रहा होगा, तो फिर हम ऐसे पैनिक में क्यों आते हैं हम लोग अपनी जिंदगी में कि भैया अगर मैंने पैसा लगाया तो वो ऊपर ही जाना चाहिए यार, नीचे कैसे आ सकता है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं अगर आपने किसी पंटर कंपनियों में लगाया हुआ है। बट अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, फंडामेंटल कंपनी में लगाते हैं, फंडामेंटल कंपनी का शेयर गिरता भी है, तो भी आपको स्टिक करना चाहिए फंडामेंटल के साथ। अब मैं आता हूं CDSL की कहानी पर। हाँ जी, पहले एक बात बता दूं, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन यहाँ पर कोई चर्चा नहीं होती, ना ही हम बाइंग सेलिंग की बात करते हैं। हम केवल आपको फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कैसे होता है, बस इसको सिखाने का प्रयत्न करते हैं। बाइंग सेलिंग हमेशा अपने किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की रिकमेंडेशन पे ही आपको करनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए। अब सबसे पहले CDSL करती क्या है। CDSL जो है एक तरीके का डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी बोले तो यानी कि जितने भी आप शेयर खरीदते व बेचते हो वो सारे CDSL के थ्रू ट्रेड होते हैं। CDSL कंपनियों को ये सुविधाएं देता है कि कंपनियों का जो मेंबर्स की लिस्ट होती है ना, वो CDSL मेंटेन करता है। वो सारे काम CDSL मेंटेन करता है, यानी कि जितने ज्यादा मार्केट में शेयर्स के डीमैट अकाउंट खोलेंगे उतने ज्यादा शेयर की ट्रेडिंग होगी, और जितनी ज्यादा ट्रेडिंग होगी उतने ज्यादा हर शेयर पे CDSL की इनकम होगी। सिमिलरली जितने ज्यादा IPO आएंगे वहीं से CDSL को असली में इनकम होगी। ओके, तो यानी कि अब कंपनी का मार्केट शेयर क्या है। देखो, भारत में दो ही तरीके के डिपॉजिटरी हैं, एक है NSDL और एक है CDSL। CDSL के जो प्रमोटर हैं वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और CDSL का जो मार्केट शेयर है डीमेट अकाउंट में वो अराउंड 90% है, 90%। ओ माय गॉड, यस। अब इसका जो दूसरा कंपटीटर है NSDL, उनका रिसेंटली अब एक IPO आने वाला है। उसके बाद पूरी जब वो IPO आता है ना, तो इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज की भी रेटिंग होती है, एक तरीके की री रेटिंग होती है, मतलब उनको री प्राइस मिलता है। तो यानी कि एक नए प्राइस की खोज होगी CDSL में जल्द ही, जैसे ही NSDL का IPO आएगा। चलिए, वो खैर बाद की बात है, कब आएगा अगले 3-4 महीने में, वो तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल अगर मैं बात करूं, कंपनी की मोनोपोली है। यस, कंपनी की अपने बिजनेस में मोनोपोली है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री का 90% अगर आप लेके बैठे हो तो आपसे बड़ा मोनोपोली कौन रखेगा। यानी कि बिजनेस वाइज बहुत स्ट्रांग है, कोई और कंपटीटर आने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि दो ही डिपॉजिटरी रहने वाले हैं अभी तो गोइंग फॉरवर्ड कई साल तक। अब कोई नया कंपटीटर आने की संभावना नहीं। अच्छा, अब सारी ले देकर गेम किस तरफ टिकती है कि CDSL का इनकम कहां से आता है। CDSL का इनकम कहां से आता है, जितने ज्यादा IPO आएंगे, जितने ज्यादा डीमैट अकाउंट ऑपरेट करेंगे, जितने ज्यादा शेयर की डीलिंग होगी। ओके, अगर आपने पिछले अब जैसे कंपनी ने जो जिस क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया, उस क्वार्टर का नाम क्या है, मार्च 2024। अब मार्च 2025, मार्च 2025 का जो कंपनी ने अभी रिजल्ट डिक्लेयर किया है, अगर आप देखा हो
तो पिछले सितंबर 2024 से मार्च 2025 तक का पीरियड हमारे 16 साल के स्टॉक एक्सचेंज के इतिहास में सबसे बुरा पीरियड रहा है, जो सबसे लंबा पीरियड गया है और सबसे बुरा गया है। हालांकि यहाँ पर डी ग्रोथ हुई है, नीचे की तरफ स्टॉक मार्केट गिरी है, बट इतनी स्लो गिरी है भाई, एकदम चोट लग जाए ना तो समझ में आता कि चोट लगी और 10 दिन में ठीक हो गई, बट चोट रोज लग रही है, रोज लग रही है और कई महीनों तक लग रही हो तो वो चोट जो है ना दर्द ज्यादा देती है। अब यही हुआ इस मार्केट के अंदर। अगर हम देखें सितंबर के बाद जब से मार्केट में करेक्शन आना शुरू हुआ और निफ्टी में 22% का करेक्शन आया, उसका इंपैक्ट ये हुआ कि लाखों डीमैट अकाउंट देश में बंद हो गए। जब लाखों डीमैट अकाउंट बंद हो गए तो फिर इसका इंपैक्ट सीडीएसएल के ऊपर आना लाजमी था। यस, आपने देखा होगा कि कंपनी का शेयर प्राइस जो केवल 6 महीने पहले ही शायद 2,000 रुपए के करीब डील कर रहा था, वो कहाँ 1100 या 1200 की रेंज में आ गया, अभी भी शायद अराउंड 1300 के करीब ही है। ओके, तो इसका इंपैक्ट शेयर प्राइस पे आना लाजमी था और वो आया भी सही। तो अब हम कहें कि मार्च के क्वार्टर को देख के अगर हम उदास हो जाएं ज्यादा और कहें कि ओहो ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो इसका मतलब हमें इन्वेस्टर बनने का हक है नहीं, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट आइडिया पता ही नहीं होता, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि कैसे शेयर मार्केट में किस तरीके से फंडामेंटल को शेयर को देखा जाता है और उनसे किस तरीके से उनके साथ रुका जाता है। क्योंकि हम तो भाग दौड़ में लगे हुए हैं, कैसीनो ही समझ रहे थे। हमें तो यही पता था कि भैया हर क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट आएगा, कंपनी शो हवाई जहाज की तरह ऊपर जाएगी। ऐसा होता नहीं है बेटा, रियलिटी में आ जाओ भाई, रियलिटी में आ जाओ। चलिए मैं बात करता हूं, अगर इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट की बात करूं, मार्च 2025 में जो नंबर आए हैं वो कितना नंबर आ रहा है आपको, 224 दिख रहा है, और पिछले साल मार्च की 24 की तुलना में हम कहेंगे डिक्लाइन हुआ है। तो वो होना ही था यार, वो होना ही था, इसमें क्या दिक्कत है, क्यों होना था भाई, बड़ी सीधी सी बात है। पिछले मार्च 2024 में इतने डीमैट अकाउंट देश में ऑपरेट कर रहे थे और अब कम हो गए हैं। दूसरी बात सर, जनवरी फरवरी मार्च में ऐसा क्या हुआ भाई, डीमैट अकाउंट कम खुले हैं ना, कई डीमैट अकाउंट बंद हो गए ना, लोग छोड़ छोड़ के डीमैट अकाउंट भागे हैं ना, तो इंपैक्ट आएगा ही ना, तो फिर वो आया है, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर आपने देखा हो मार्च से जनवरी से मार्च तक, तो आपको लगा है कि कोई मेजर आईपीओ आए हैं, महीने में कोई एक आईपीओ आया होगा। हालांकि दो इस फाइनेंशियल ईयर में जो अब करंट चल रहा है, क्या नाम है उसका, 2025-26 के अंदर बहुत ह्यूज नंबर ऑफ आईपीओ आने वाले हैं, बट वो आईपीओ अभी सेकेंड हाफ के अंदर आएंगे और बहुत अच्छे, शायद 200 से ऊपर का नंबर है। तो जब ये इतने आईपीओ आना शुरू होंगे तो फिर उसके बाद बाहर बनेगी ना, यानी कि हमें क्या कंपनी में बहुत नेगेटिव हो जाना चाहिए ऐसे किसी कंपनी में नहीं। अगर आपके कंपनी के फंडामेंटल बाकी सारे फैक्टर स्ट्रांग हैं तो इन चीजों को देखिए कि गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर क्या है, कंपनी की मोनोपोली पोजीशन है कि नहीं, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के कंपटीटर क्या है, ये सब चीजें देखिए। और इन सब चीजों में सीडीएसएल एक बहुत बेहतर कंपनी मुझे लगती है। अगेन बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, आप अपनी रिसर्च खुद करिएगा, अपनी फाइनेंशियल एडवाइस किसी एक्सपर्ट से लेकर फ्री इन्वेस्टमेंट करना। मेरा काम केवल आपको नॉलेज देना है कंपनी से रिलेटेड, वो मैं कर रहा हूं बस, ठीक है जी। चलिए, तो अगर मैं कहूं कि निफ्टी में 22% का डिक्लाइन आया, निफ्टी में 22% का डिक्लाइन आया, जिसकी वजह से लाखों शेयर होल्डर ने शेयर मार्केट को छोड़ दिया, डीमेट अकाउंट बंद कर दिया, आईपीओ आए नहीं, तो क्या ये सिचुएशन भारत में हमेशा चलेगी? भारत सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, जल्दी हम नंबर 3 की इकोनॉमी होंगे अगर पाकिस्तान ने कोई और बेवकूफी ना की लंबी वाली, तो फिर 3 नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे अगर हम। तो फिर आपको लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर होल्डर जो छोड़ के गए हैं वो वापस नहीं आएंगे? क्या उन्हें देश की ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास नहीं है? तो फिर आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है ना। तो अगेन सीडीएसएल का जो नंबर होते हैं, ऐसी कंपनीज के जो नंबर होते हैं, उनको हमेशा नंबर्स के पीछे का रीजन एनालाइज करो। केवल नंबर देख के नेगेटिव नहीं हुआ जाता कि ओहो बस हो गया काम, नहीं खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा रीजन एनालाइज करना चाहिए शेयर मार्केट में कि भैया ये रीजन, अगर ये नंबर ऐसा आया तो इसके पीछे का रीजन क्या है। क्या कंपनी के मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्या कंपनी के बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है? गोइंग फॉरवर्ड कंपनी का बिजनेस क्या रहने वाला है? कहीं प्रोडक्ट की डिमांड तो नहीं कम होने वाली? कहीं कोई नया कंपटीटर तो नहीं आने वाला? जैसे पॉलीकैप, उसके कल रिजल्ट डिक्लेयर होने हैं। अब पॉलीकैप के जब रिजल्ट डिक्लेयर होंगे
तो आप एक बात सोचिएगा, पॉली कैब में क्या हुआ है, नए नए कंपटीटर आ रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट वालों ने अनाउंस कर दिया है कि वो भी आ रहे हैं, अदानी ने डिक्लेयर कर दिया है वो भी वो भी आ रहे हैं इसी के अंदर, पॉली कैब की मार्केट के अंदर। यानी कि नए नए कंपटीटर और भयंकर कंपटीटर आ रहे हैं। तो वो खतरा ले कि भैया अब तो आगे गोइंग फॉरवर्ड मतलब दुनिया मुश्किल होने वाली है, तो समझ में आता है। हालांकि उसके ऊपर भी इतना इंपैक्ट नहीं है क्योंकि मार्केट का लीडर है विद 28% मार्केट शेयर। मैं उसके रिजल्ट का एनालिसिस करूंगा जब पॉलीकैब का कल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। बट फिलहाल सीडीएसएल पे तो ये सारे फैक्टर ही अप्लाई नहीं होते। आई होप यू आर गेटिंग इट कि कंपनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की कंपनी है, अच्छे प्रमोटर्स हैं, कंपनी के बिजनेस मॉडल यूनिक है, कोई कंपटीटर नहीं है, ह्यूज मार्केट शेयर है, डोमिनेंट मार्केट है। अगर रिजल्ट कम आए हैं तो इसका मतलब कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है। द रीजन बीइंग स्टॉक मार्केट का ही इशू है कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स के डीमेट अकाउंट बंद हुए हैं। तो इसलिए एनालिसिस करना सीखो कि किसी भी शेयर के गिरने के पीछे का रीजन या फिर उसके बैड रिजल्ट के पीछे का रीजन क्या है। आई होप आपको ये क्लिपिंग अच्छी लगी होगी। अब हम कल मिलेंगे आपके साथ पॉलीकैब के रिजल्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।